हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज की करंट की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। आज की करंट की क्लास हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या कुछ खास है हमारे लिए। पहला सवाल हमने लिया है यहाँ पे। पहला सवाल है कि हाल ही में जल प्रदूषक का पता लगाने वाला उपकरण, इसका नाम है एरोट्रेक। तो भाई एरोट्रेक जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? एरोट्रेक एक यहाँ पे उपकरण है और ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें जल के प्रदूषण का पता लगाया जाएगा। आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास। एरोट्रेक की अगर मैं बात करूं तो देखो, जो ये एरोट्रेक है, अगर यहाँ पे इस एरोट्रैक की बात करी जाए तो ये जो एरोट्रैक है इसको जो विकसित किया गया है ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको विकसित किया है। तो इसको विकसित किसने किया है? इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे ने इसको विकसित किया है, बिल्कुल बात सही है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है भाई। अब ये जो पानी में जो प्रदूषण होता है ये देखा कैसे? देखो, पानी में जो प्रदूषण है घुला हुआ, जल के प्रदूषण की पहचान करने का जो है एरोट्रेक का काम क्या होगा? अगर आपसे पूछे तो इसका काम क्या होगा? एरोट्रेक का काम होगा कि जो पानी है, इस पानी में जो घुली हुई, इस पानी में जो घुली हुई प्रदूषण है, इस प्रदूषण को पहचानेगा। ठीक है, इस प्रदूषण को, पानी में घुली हुई प्रदूषण की पहचान करने के लिए ये काम करेगा। दूसरी बात आती है, ठीक है, तो भाई ये काम करेगा। अच्छा, जल शक्ति मंत्री कौन है वर्तमान में? तो यहाँ पे जल शक्ति मंत्री की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन हो जाएंगे जल शक्ति मंत्री? हाँ, चंद्रकांत रघुनाथ की बात करें, है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत तो बाद में आए हैं, क्या बोलते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पहले थे। अगर चंद्रकांत रघुनाथ पर यहाँ पे बात करूँ पाटिल जी की, तो थोड़ा सा नाम ध्यान में रखेंगे, चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल मंत्री हो जाएंगे। और देखो, अगर यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की अगर बात करी जाए तो जल शक्ति मंत्रालय कब से शुरू होता है? या जल शक्ति मंत्री की अगर मैं बात करूँ तो जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री की बात करें तो ये जो शुरू होता है ये होता है 2019 से इसकी शुरुआत होती है। गठन किया गया था, और इसका गठन किन के टाइम पर किया गया था? तो उस टाइम पे जो मंत्री थे इनका नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम था? गजेंद्र सिंह शेखावत। उस टाइम पे ये मंत्री थे, थोड़ा सा नाम ध्यान में रखेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत के टाइम पर ही जल शक्ति मंत्रालय की शुरुआत होती है 2019 में। उस टाइम पर प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता होंगे, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मिशन था जिसका नाम था जल जीवन मिशन। तो आप मुझे बताएंगे, एक मिशन है यहाँ पे, जल जीवन मिशन नाम है इसका। तो जो ये जल जीवन मिशन है, ये जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत कब करी गई थी और टारगेट कब था? तो अगर इसकी शुरुआत की बात करी जाए कि भाई इसको शुरू कब किया गया था, इसको शुरू किया गया था 15 अगस्त 2014 के। 15 अगस्त की बात करूं तो 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। और इसका जो टारगेट रखा गया है, इसका जो टारगेट रखा गया है, तो भाई इसका टारगेट है 2024 तक का। 2024 का, यानी कि इन 10 सालों में हर घर में जल कनेक्शन देना यहाँ पे जल जीवन मिशन का काम था। और जल में जो है घुली हुई प्रदूषण को पहचानने का काम करेगा एरोट्रेक। ठीक है, चलिए। तो ये एरोट्रेक एक उपकरण है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो एरोट्रेक यहाँ पे एक डिटेक्ट होगा जिससे ये पता लगेगा कि भी जल में कितनी प्रदूषण है और जल कितना हमारे पीने योग्य होगा। चलिए, अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, सवाल नंबर 2। अगला सवाल है कि हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा और 60 गुना भारी, जिसका नाम है TOI यानी कि 6651b जो है, इसकी खोज की है। ये प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भाई एक ऐसी प्रयोगशाला है, एक ऐसा अनुसंधान है
अनुसंधान है, एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसने पृथ्वी से 5 गुना तो बड़ा है और 60 गुना पृथ्वी से भारी है। और ये क्या है भाई, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं TOI है, तो जिसका नाम यहाँ पे TOI यानी कि 6651b रखा गया है। तो भाई इसकी खोज कहाँ पर हुई है? चलिए, ये कहाँ पर खोजा गया है? राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अगर यहाँ पे बात करी जाए इसकी TOI 6651b की, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जी ये कहाँ पर, इसकी कहाँ पर डिस्कवरी की गई है? ये क्या चीज़ है भाई? ये एक प्रकार का एक नया ग्रह है, ठीक है। और ये जो नया ग्रह भाई अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में चर्चा में चल रहा है, तो भैया नया ग्रह खोजा गया है जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर TOI 6651b, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि जी ये इसके जो है ये कितना बड़ा है। तो अगर मैं भाई इसकी पृथ्वी से तुलना करूं तो जो पृथ्वी से ये लगभग कितना बड़ा है? तो ये पृथ्वी से जी आपका 5 गुना तो है बड़ा, ठीक है। और साथ में पृथ्वी से 60 गुना कैसा है? ये 60 गुना है जी भारी, इतना ज़्यादा इसके अंदर वजन है, ठीक है। दूसरी बात है, तो भाई इसकी सूर्य से दूरी कितनी होगी? अगर ग्रह है तो ग्रह का एक रूल होता है कि भैया सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये भी एक ग्रह है नया, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा और सूर्य से इसकी अपनी किसी न किसी एक कक्षा में सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो सूर्य से लगभग दूरी कितनी होगी इसकी? अगर सूर्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे 690 प्रकाश वर्ष में इसकी लगभग दूरी होगी, ठीक है। चलिए, तो अच्छा ये खोजा कहाँ पर गया? इसकी बात करें कि इसकी खोज कहाँ पर हुई है, तो अगर मैं इसकी खोज की बात करूँ तो इसकी खोज हुई है आपकी यहाँ पर गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर हुई है भाई? गुजरात तो एक स्टेट है, काफ़ी बड़ा एरिया है, बिल्कुल। इसकी अगर खोज की बात करी जाए तो ये जो नया ग्रह है इसकी जो खोज हुई है गुजरात में हुई है। और गुजरात में भी कहाँ पर हुई है? तो ये PRL वाले स्थान, PRL में, यानी कि जो फिजिकल रिसर्च लैब है, फिजिकल रिसर्च लैब है यहाँ पर। और ये लैब, फिजिकल रिसर्च लैब कहाँ पर होगी? ये होगी आपकी अहमदाबाद में, ठीक है। तो भाई अहमदाबाद में इसकी खोज हुई है और अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। तो आप देखेंगे ये सन है और जितने भी ग्रह होते हैं उनका एक रूल होता है कि वो अपनी कक्षा में ना तो कक्षा से आगे जाएंगे ना पीछे आएंगे, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। और इस प्रकार का जो आप ये धूमकेतु या फिर उल्का पिंड देख रहे हो, तो ये कुछ उल्का पिंड होते हैं जो ब्रह्मांड में खुले स्तर पर घूमते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये है, आप देख रहे हैं ये ग्रह है और इस ग्रह के चारों ओर आपको एक सर्कल दिखा, तो ये क्या होता है? यहाँ पे ग्रह के उपग्रह भी होते हैं, यानी कि जो उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल नंबर 3। हाल ही में टाटा पावर ने किस देश की ड्रुक ग्रीन पावर के साथ में लगभग 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना के लिए समझौता किया है? पहली बात तो देखो, बात हो रही है टाटा पावर, और टाटा पावर ने भैया एक ड्रुक ग्रीन पावर के साथ में, ठीक है, एक ड्रुक ग्रीन पावर है और एक तरफ है टाटा पावर, इन दोनों ने मिलकर के 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना को लेकर के एग्रीमेंट किया है। तो ये एग्रीमेंट रिसेंटली किया गया है और भैया किन दोनों के बीच में किया? ये बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में या फिर मालदीव में? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, सही आंसर तो हो जाएगा इसका भूटान, है ना। करेक्ट आंसर तो हो जाने वाला है इसका भूटान। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, एक तरफ तो है देखो टाटा समूह, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो टाटा समूह है, इस टाटा ग्रुप की बात करें या टाटा पावर की बात करूँ, तो टाटा पावर किसकी है? तो भाई टाटा पावर की अगर बात करी जाए तो टाटा पावर जो है ये तो है भारत की, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन सा है? दूसरी तरफ है यहाँ पे जो ड्रुक है, ड्रुक ग्रीन पावर, इधर ड्रुक ग्रीन पावर है। और ड्रुक ग्रीन पावर की बात करूँ तो ये किसकी है? ये है भूटान की। तो यानी कि दो देशों के बीच में भाई ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो ये समझौता हो रहा है, दोनों देशों के बीच का ये समझौता है, ठीक है, भारत और भूटान के बीच का समझौता है। चलिए, भारत और भूटान के बीच का ये समझौता है। भूटान ने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सॉर्डिंग इसका टोबैको है, यहाँ पर इसको पावर प्लांट लगाया हुआ है। समझौता क्या हो रहा है? देखो, समझौता उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं
जो 5000 मेगावाट की हरित ऊर्जा परियोजना है इसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। तो समझौता किस बात को लेकर के हुआ है? समझौता हुआ है जी यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं, एक हरित ऊर्जा परियोजना है। इस हरित ऊर्जा परियोजना को लेकर के यहाँ पे समझौता किया गया है। दूसरी बात है, इस परियोजना की पावर कितनी है? तो जी ये कितनी पावर हो जाएगी इसकी? 5000 मेगावाट की इसकी पावर हो जाएगी, यानी कि 5000 मेगावाट की पावर के साथ ये समझौता हुआ है हरित ऊर्जा परियोजना का। दूसरी बात है कि जी इतना टारगेट तो रखा होगा, लेकिन कब तक का टारगेट है? अगर इस टारगेट की बात करी जाए जी, ये टारगेट कब तक रखा गया है? इन्होंने कहा जी हम ये टारगेट 2024 में कंप्लीट बना करके तैयार कर देंगे, यानी कि 2024 तक हम इसे पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ हरित ऊर्जा, अच्छा ये जो हरित ऊर्जा परियोजना है इसके कुछ एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूँ, तो जैसे आप कह सकते हो कि ऐसी एनर्जी जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे पोल्यूशन को कम करती हो, है ना। अब ऐसे जैसे कि विद्युत ऊर्जा है, क्या है, जैसे विद्युत ऊर्जा होगी, साथ साथ में जैसे सौर ऊर्जा होगी, तो ये सारी की सारी ऊर्जाएं किसमें शामिल हो जाएंगी? ये सारी की सारी हरित ऊर्जाओं में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, अच्छा ये जो टाटा समूह की अगर मैं बात करूं, तो जो ये टाटा समूह है, इस टाटा समूह की स्थापना कब होती है? टाटा समूह की स्थापना होती है 1868 1868 में स्थापना होती है। और भाई करने वाले कौन थे? जमशेद टाटा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। जो जमशेद टाटा थे, जमशेद टाटा जी के द्वारा इस ग्रुप की स्थापना करी गई थी। आज ये बहुत सारी कंपनियां चला रहे हैं। तो ये टाटा पावर है जिसके भूटान के साथ में एग्रीमेंट हो चुका है। चलिए, अगला सवाल नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? देखो, 2023 का पुरस्कार 2024 में दिया जा रहा है और इस पुरस्कार का नाम है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। किसको दिया जा रहा है? डेनियल बैरनबॉयम को दिया जा रहा है, या फिर अली अबू अब्बास को दिया जा रहा है, फिलिप नॉइस को, या फिर भाई यहाँ पे डेनियल बैरनबॉयम को और अली अबू अब्बास दोनों को दिया जा रहा है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? देखो, अभी इंदिरा गांधी का बर्थडे था, जन्मदिन था, और मैंने आपको बताया भी था। तो इंदिरा गांधी का जन्मदिन कब आता है? इनका जन्मदिन आता है जी 19 नवंबर की बात करूँ, जन्मदिन आता है 19 नवंबर को, और इस बार 19 नवंबर 2024 को इनका जन्मदिन मनाया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का बर्थडे आता है। तो भाई किनका बर्थडे है ये बर्थडे है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के बर्थडे पर ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की बात करूं, इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है, इस 2023 के पुरस्कार की अगर मैं बात करूं, तो भाई ये जो पुरस्कार है किसे दिया गया? अच्छा, इसकी शुरुआत कब से होती है? अगर यहाँ पे पूछा जाए इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 1986 में, आपको पता होगा 1986 में इंदिरा गांधी की डेथ होती है और तभी से यहाँ पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। तो 1986 में भाई इनकी शुरुआत होती है। दूसरी बात है कि भाई इस टाइम पे दिया किसे गया? वर्तमान में ये जो पुरस्कार है वर्तमान में 2 लोगों को दिया गया है। किन किन को? नंबर 1, पहला नाम किनका आता है? डेनियल बैरनबॉयम का आता है। तो भाई पहला नाम आता है यहाँ पे डैनियल जी का, तो डैनियल बैरनबॉयम। और दूसरा जो नाम आता है, दूसरा नाम आता है यहाँ पे अली अब्बू बासु का। तो दूसरा किसे दिया गया है? ये अली अबू को दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है और इन दोनों को पुरस्कार दिया है, यानी कि आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो डैनियल हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो अगर यहाँ पे डैनियल की बात करें तो ये कहाँ के हैं और अली अबू कहाँ के? तो डैनियल तो अर्जेंटीना के हैं शायद, ये तो अर्जेंटीना के हैं। और अली अबू की अगर मैं बात करूँ तो अली अबू कहाँ के हो जाएंगे? ये फ़िलिस्तीन के हैं, है ना। चलिए, ये फ़िलिस्तीन के हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, चलिए अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात चल रही है। सवाल नंबर 5, चलिए, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जर्मन वॉच का जो है वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है 2025 का। तो भाई इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? भारत को यहाँ पे 7वां स्थान मिला है, 8वां स्थान मिला है, 9वां या फिर 10वां स्थान मिला है। तो इंडिया को कौन सा स्थान मिला है बताते हुए चलेंगे। बिल्कुल,
अगर यहाँ पर देखो मैं बात करूँ क्या बोलते हैं, वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की, प्रदर्शन सूचकांक की अगर मैं बात करूं, प्रदर्शन सूचकांक की, तो जो जलवायु प्रदूषण सूचकांक 2025 का है, अगर इसकी बात करें तो इसमें 2025 का डेटा, हाँ 2025 का ही डेटा दिया गया है। अब ये जो 2025 का पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, देखो ये जो है यहाँ पे, सॉरी भारत का कौन सा स्थान रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो है यहाँ इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो जो भारत को नंबर मिला है जी यहाँ पे, चलो पहले बात कर लेते हैं किस किस को कौन कौन से इस सूचकांक में कौन कौन सा स्थान मिला है। किस संस्था के द्वारा जो है ये प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, संस्था कौन सी थी, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था जर्मन वोच संस्था। क्या नाम था इसका, नाम था जर्मन वोच संस्था। देखो ये अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है, अब ऐसे नहीं पूछता सवाल कि जी स्थान कौन सा है, रैंक कौन सी है, अब ये भी पूछता है कि जी एक बात बताओ, इसको इनमें से दो स्टेटमेंट है, जर्मन वोच के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है और भारत का स्थान इस बार ये रहा था। तो एक बार में 2-3 सवाल आपसे आराम से पूछ लेगा, है ना, और बच्चे याद भी करते हैं क्योंकि भाई अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो कौन सी संस्था हो जाएगी, जर्मन वोच संस्था के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अच्छा क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न है भाई, दूसरी बात क्यों भी तो है ना भाई, क्यों दिया जाता है, तो भाई जो जीवाश्म ईंधन है इनको समाप्त करने के लिए यहाँ पे ये रैंक लाई जाती है ना। तो ये जो रैंक है, तो जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन की बात करूँ तो जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने की बात के लिए यहाँ पे संस्था रैंक जारी करती है। किससे संबंधित होगा, जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रैंक किसकी आई है, अगर यहाँ पे मैं रैंक की बात करूँ कि जी यहाँ पे फर्स्ट रैंक किसकी आई है, तो जी पहली रैंक, अच्छा इसके बाद दूसरी रैंक और तीसरी रैंक, तो भाई ये रैंक तो है आपकी खाली, ये रैंक किसी भी कंट्री को नहीं मिली है। अब बात आती है जी यहाँ पे फोर्थ रैंक की, तो जो फोर्थ रैंक है वो किसे मिली है, यहाँ पे फोर्थ रैंक मिली है जी डेनमार्क को। किसको, फोर्थ रैंक मिलती है डेनमार्क को। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो जी भारत को कौन सा स्थान मिलता है, भारत को मिलता है आपका 10वां स्थान, यानी कि इंडिया की रैंक कौन सी आती है, इंडिया की रैंक आती है 10वीं, ठीक है। पिछली बार कौन से नंबर पे थी, 7। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे बात करूँ तो जी अगर यहाँ पे चीन की या यूएसए की बात करी जाए, चीन में भी पॉपुलेशन बहुत है, तो यहाँ पे रैंक कौन सी आती है, 55, और यूएसए की बात करें तो यहाँ पे 57 नंबर पर है, ठीक है। चलिए भाई आगे, तो यहाँ पर आप 2023 की रैंक देख सकते हैं, इसके बाद में 2025 की रैंक आई है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला भी है। आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के, चलिए सवाल नंबर 6। हाल ही में थॉमस ई कर्ज, जो थॉमस ई कर्जन हैं, इन थॉमस ई कर्जन की भी निधन हो गया है। इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो रिसेंटली में थॉमस ई कर्जन की बात करूँ, थॉमस ई कर्ज जो हैं इनकी बात करें तो भाई ये जो हैं डेड हो चुके हैं, और इन्होंने किसे इवेंट किया था, किसका आविष्कार किया था, किसका डिस्कवरी दी, पंच कार्ड का आविष्कार किया इन्होंने, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का, या बाइनरी सिस्टम का, या फिर यहाँ पे फोर्ट्रॉन का। मतलब ये तो बात सही है भाई, सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं इनका संबंध किससे है, कंप्यूटर से, है ना। चलिए अब देखो अगर मैं यहाँ पे थॉमस ई कर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे जो नाम है इनका, थॉमस ई कर्जन की बात करें, ई कर्जन, थॉमस ई कर्जन, तो भाई हाल फिलहाल में भाई इनकी हो गई डेथ, इनका हो चुका है जी निधन। और देखो निधन होना, और इन्होंने बहुत अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा अचीव करा है तो इनके अचीवमेंट को बार बार याद किया जाएगा, है ना। और भाई अचीवमेंट को याद किया जाएगा, हो सकता है इस बार आपसे ये भी पूछ ले कि भैया ये किससे संबंध रखते थे। तो भाई इनकी बात करें तो जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है इसकी बात करूँ तो जी इनका संबंध किससे था, इनका संबंध था जो बेसिक कंप्यूटर की लैंग्वेज है ना, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो जी इनका संबंध था बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज से, ठीक है। यानी कि बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज आंसर ऑप्शन बी है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अब देखो इन्होंने अकेलों ने तो किया नहीं होगा, दूसरा नाम भी कहीं ना कहीं साथ में आएगा और आपसे पूछ भी लेगा, है ना।
तो किस किस ने, जो ये बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है इसके आविष्कार में 2 लोगों ने भाग लिया था। एक तो देखो पहले व्यक्ति तो यही है जिनका निधन हो चुका है, थॉमस की बात करें, थॉमस ई कर्जन की बात करूं तो थॉमस ई कर्जन है पहले व्यक्ति। इनके साथ में एक इनके दोस्त भी थे जिनका नंबर 2 यानी कि जिनका नाम यहाँ पे क्या है, इनके साथ साथ में आते हैं जॉन जी कमेनी, ठीक है, इनके साथ में ये भी थे जॉन जी कैमेनी। तो इन दोनों ने मिलकर के 1964 की बात करूं, 1964 में इन्होंने देखो एक तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का आविष्कार किया था, एक तो यही थी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ये कंप्यूटर नहीं, इसका पूरा नाम है बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक तो है भाई इनकी ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तो ये आ जाती है लैंग्वेज, और एक क्या थी, एक तो इसका आविष्कार किया था, दूसरा एक और था देखो यहाँ पे जो डॉट माउथ जो टाइम मशीन होता है इसका आविष्कार, यानी कि एक और आविष्कार किया था डॉट माउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम। तो भाई इनको दोनों को विकसित किया था जॉन जी कमेनी के द्वारा, थॉमस ई कर्जन के द्वारा 1964 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है। हाल फिलहाल में आप लोगों को बताएं, हाल फिलहाल में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है बैठक हुई है और ये 104वें नंबर की बैठक है, और इसका जो है पूर्ण सदस्य कौन बना है। देखो 2 तरीके के इसमें सदस्य होते हैं, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं देखो आपके पूर्ण सदस्य है ना, एक तो कह सकते हैं हम कि यहाँ पे एक तो अध्यक्ष होते हैं और एक सह अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसने पूछा है जी कि अध्यक्ष कौन बना है, पराग्वे बना है, स्पेन बना है, अर्मेनिया है या फिर नेपाल है। सवाल नंबर 7 का आंसर क्या होगा बताते हुए चलेंगे। चलिए अगर यहाँ पे मैं बात करूँ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करी जाए तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी शुरुआत इसका भाई इसको शुरू कब किया गया, इसको शुरू किया 2015 में इसको शुरू किया गया। और जो इसको शुरू किया जाता है तो देखो एक बैठक होती है, एक सम्मेलन होता है जिसका नाम था COP2, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैठक थी COP2 नाम की भाई, इस बैठक में, और ये बैठक हो रही थी आपकी पेरिस में। कहाँ पे हो रही थी ये बैठक, हो रही थी पेरिस, और पेरिस पड़ता है जी आपका फ्रांस में। यहाँ पर ये बैठक हो रही थी, इसी बैठक में यहाँ पे बात करी कि भैया यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक, इसका भी एक संस्था का गठन किया जाए, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है, दूसरी बात आती है कि जी यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संस्थापक की अगर बात करें तो जी इसके संस्थापक कौन है, इसकी संस्थापक है भाई इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा भाई इसको स्थापित किया गया था। भारत के साथ में और कौन आए थे यहाँ पे, भारत के साथ में और फाउंडेशन भी इसके साथ में आए थे ना, और जो फाउंडेशन है उन्होंने भी इसके साथ में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पर देखो 2015 से शुरू हुई है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कहने का मतलब ये है कि 7वीं बैठक है। तो अब जो 2024 में जो बैठक हो रही है ये किस नंबर की है, तो जी ये 7th नंबर की बैठक है 2024 में जो हो रही है। कहाँ पर हो रही है, तो जी इसकी बात करें ये हो रही है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और न्यू दिल्ली में कहाँ पर हो रही है, न्यू दिल्ली में हो रही है, और नवंबर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। चलो दूसरी बात आती है, यहाँ पे देखो एक है ना कि यहाँ पे सदस्य, पूर्ण सदस्य, और यहाँ पे अपूर्ण। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जी इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि जी इसका जो अध्यक्ष देश होगा, अध्यक्ष, अब देखो बैठक जहाँ पर होती है वही देश इसकी अध्यक्षता करने वाला है। बैठक अगर भारत में हो रही है दिल्ली में तो जी अध्यक्ष तो होगा भारत, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्ण सदस्य कौन बनेगा, ये तो अध्यक्ष है भारत, लेकिन पूर्ण सदस्य की बात करें तो सह अध्यक्ष कौन होगा इसमें। अब बात आती है इसका सह अध्यक्ष कौन होने वाला है, तो जी इसका जो सह अध्यक्ष होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके सह अध्यक्ष की, तो ये हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, अच्छा हाँ ये हो जाएगा आपका, इसका सहायता करने वाला अध्यक्ष हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। और इसका जो कंप्लीटली मेंबर बन गया है 104वां मेंबर,
ये अध्यक्ष है और ये इसका सह अध्यक्ष है। लेकिन इस गठबंधन में 104वें नंबर का जो कंट्री जुड़ा है, 104वें नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो भैया 104 नंबर का कंट्री जुड़ा है, जिसने कहा जी हम इसमें हिस्सा लेंगे, तो वो कौन सा जुड़ा है? वो जुड़ा है आपका अर्मेनिया। तो भाई यहाँ पे जो है 2024 की बात करूँ, 2024 में 7th एडिशन हो रहा नई दिल्ली में, और इसमें 104 नंबर का एक देश जुड़ा है और इस देश का नाम है आर्मेनिया। ठीक है, इतनी सी बात है, आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। चलिए, अच्छा इसके महानिदेशक की बात करूं तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में? महानिदेशक कौन हो जाएंगे इसके वर्तमान में? तो ये कौन आ जाएंगे? आशीष खन्ना। कौन हो जाएंगे? आशीष खन्ना यहाँ पे इसके वर्तमान में चीफ पर्सन हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? हमारा संविधान है और हमारा सम्मान है, इसका तीसरा क्षेत्रीय सम्मेलन यानी कि इसका भाई थर्ड यहाँ पे क्या बोलते हैं, तीसरा सम्मेलन हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है? चलिए बताते हुए चलेंगे कहाँ पर हो रहा है। बीकानेर में, प्रयागराज में, गुवाहाटी में, मुंबई में। आंसर क्या होना चाहिए? हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, तो ये है भाई, एक तो हमारा संविधान और हमारा सम्मान। ठीक है, तो जी अगर इसकी बात करें, ये है एक अभियान। क्या चीज़ है भाई? ये है एक अभियान, और ये जो अभियान है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो अगर इसके आयोजन की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका आयोजन हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है गुवाहाटी में। कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है गुवाहाटी में। और गुवाहाटी की बात करूँ तो ये पड़ता है आपका असम में, इसका सम्मेलन हो रहा है। अच्छा ठीक बात है। कौन से नंबर का हो रहा है? अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ पे कौन से नंबर का सम्मेलन है, तो ये जो आयोजन सम्मेलन है, ये आयोजन सम्मेलन है हमारे तीसरे नंबर का। यहाँ पे कहा ना कि सम्मेलन हो रहा है तीसरा क्षेत्र है ना, तो ये कौन सा है जी? ये है हमारा थर्ड सम्मेलन हो जाएगा। अच्छा, तो पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट सम्मेलन की अगर बात करी जाए कि जी पहला सम्मेलन भी तो कहीं हुआ होगा, ये हुआ था बीकानेर में। कहाँ पर हुआ था? पहला सम्मेलन हुआ था बीकानेर में। और दूसरे सम्मेलन की बात करूँ तो दूसरा सम्मेलन हुआ था देवों की धरती प्रयागराज में। प्रयागराज में दूसरा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इतनी सी चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे कि जो ये असम में जो सम्मेलन हो रहा है बीकानेर में, तो यहाँ पे इससे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे जो इस सम्मेलन में चीफ जज कौन बनेंगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि इस सम्मेलन के जो भाई चीफ जज होंगे, ये चीफ जज कौन बनने वाले हैं, तो अब इन चीफ जज की अगर मैं बात करूँ तो श्री अर्जुन राय मेघवाल की बात करें। अर्जुन राय मेघवाल ये कौन से मंत्री हैं? ये इस सम्मेलन में भाग लेंगे जज बन करके, और ये विधि मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो ये मंत्री हैं विधि मंत्री। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अच्छा इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हमारा थर्ड नंबर का हो रहा है। तो जो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये तीसरे नंबर का है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। और यहाँ पे शुरुआत करी गई थी 75वें महोत्सव पर आज़ादी के। ठीक है, और यहाँ पे चीफ जज की बात करूँ तो श्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, श्री अर्जुन राम मेघवाल यहाँ पे इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चीफ जज की बात जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। सवाल नंबर 9। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस इससे सम्मानित किया गया है? तो भाई यहाँ पे ये सम्मान है जिसका नाम है, सबसे देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई एक या दो या तीन देश का सम्मान नहीं, बल्कि मुझे लगता है 10 से 12 कंट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। तो यहाँ पे भी भाई सर्वोच्च सम्मान है उस कंट्री का, और उस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो जो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान है ये भाई किस कंट्री का है? गुयाना का है,
पापुआ न्यू गिनी का हो जाएगा, ब्राजील का है या ऑस्ट्रेलिया का है, कहाँ का है ये सम्मान? आंसर बताते हुए चलेंगे। चलिए अब देखो यहाँ पे आंसर तो खैर यही हो जाएगा इसका, ग्वाना का ये सम्मान है, और ग्वाना का सबसे बड़ा सम्मान है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। चलिए देखो अब यहाँ पे बात करूँ तो एक सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस की अगर मैं बात करूं तो द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये सम्मान हो जाएगा, और ये सम्मान कहाँ का है? तो जी ये सम्मान हो जाएगा आपका ग्वाना का। कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्वाना का। ठीक है, अच्छा ग्वाना किस किस महाद्वीप में पड़ता है? तो आपका ये पड़ता है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का एक देश हो जाएगा। दूसरी बात अगर इसकी कैपिटल की बात करूँ तो जी इसकी ग्वाना की कैपिटल क्या हो जाएगी? ग्वाना की कैपिटल हो जाएगी जॉर्ज टाउन। चलिए जॉर्ज टाउन की बात करूँ, इसकी कैपिटल हो जाएगी ग्वाना की। अच्छा सर्वोच्च सम्मान है इसका ये, तो ये किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। तो क्या ये जो सम्मान है ये पहली बार मोदी जी को दिया गया है? नहीं, इनसे पहले एक आयरन लेडी के नाम से फेमस थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। तो ये इनसे पहले सम्मान ले चुकी हैं इंदिरा गांधी जो भारत की पीएम थी, और इनके बाद में दूसरा नाम आता है नरेंद्र मोदी का। तो जी दूसरा सम्मान मिला है यहाँ पे नरेंद्र मोदी को, यानी कि भारत के पीएम को। ठीक है, अभी तक 2 लोगों को ही भारत में ग्वाना का सर्वोच्च सम्मान मिला है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ग्वाना के जो है प्रेसिडेंट हैं जो भी हैं वो यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइंड्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बात हो रही है भाई माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, और वो भी इंटरनेशनल माइंड्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ना। तो भाई इनका हेड किसे बनाया गया है? आप बताते हुए चलेंगे। नंदन कुमार झा को, या के संजय मूर्ति को, हर्षवर्धन अग्रवाल को, या फिर प्रवीण राय को? किसको बनाया गया है? चलिए अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ कि इंटरनेशनल माइंड्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन की, है ना, तो एक संस्था है जिसका नाम है यहाँ पे इंटरनेशनल माइंड्स यहाँ पे स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अगर इसकी बात करें तो ये जो है, ये जो संस्था है, अगर यहाँ पे इसकी बात करें तो भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? पहली बात, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा लुसाने में, और लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में, है ना, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की बात करूँ तो जो इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 2005 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है नंदन कुमार झा। क्या नाम है? नंदन कुमार झा इसके अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में बनाए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। चलिए आज की क्लास को फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। ये हैं नंदन कुमार झा जो माइंड्स स्पोर्ट्स के अध्यक्ष या हेड बन चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।